जय हिंद दोस्तों, जय स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जय स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन एवं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम को सरल तरीके से समझे थे। तो आज इसी पाठ से यानी प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से ही हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। लगभग इस पाठ से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में मैं खत्म करने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चलते हैं प्रश्न की ओर और देखते हैं कि इस पाठ में कौन कौन से अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और टोटल उस क्वेश्चन का आंसर भी हम देने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलते हैं प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों, यही 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न में दिया हुआ है, जब आपतन कोण का मान 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान होगा। तो आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो इसका आंसर हुआ 30 डिग्री। समझ में आ गया? यानी आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। यदि कि प्रश्न में दिया रहता कि आपतन कोण के मान 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान होगा, तो परावर्तन कोण का मान 40 डिग्री हो जाता। यहाँ पे कहा कि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अब अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। समतल दर्पण पर बनते हुए प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, यानी समतल दर्पण पर बनते हुए प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा आभासी कोमा सीधा होती है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है आभासी और सीधा होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। कहा प्रश्न में उस दर्पण का नाम बताइए जो सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण जो है कि सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। यानी प्रश्न संख्या 3 के आंसर अवतल दर्पण हो गया। अगला प्रश्न में चलते हैं। कहा गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण है, उसके ज्यामितीय केंद्र, केंद्र हम लोग जानते हैं बीचों बीच होता है, उसी को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव। अब अगले चलते हैं प्रश्न संख्या 5 में। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो वह है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हमेशा जो है कि बिंब का सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, जो दाढ़ी बनाने के लिए नाई लोग होते हैं वह कौन से दर्पण रखते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सौर भट्टी जो होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह सूर्य के आने वाली प्रकाश के किरणों को क्या करता है? आकर्षित करता है। यानी हो गया अवतल दर्पण। अवतल
दर्पण। अगला है कौन सा दर्पण सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो सिर्फ आभासी प्रतिबिंब जो है कि उत्तल दर्पण बनाता है। उत्तल दर्पण, यह उत्तल दर्पण जो है कि हमेशा आभासी प्रतिबिंब को बनाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वाहनों की अग्रद्वीप यानी हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहन के जो हेडलाइट होता है, अग्रद्वीप होता है, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हेडलाइट यानी आगे का जो शीशा होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहनों के हेडलाइट में। किस दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है? ये देखिए, किस दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है और किस दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है, ये दोनों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हमेशा याद रखना है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है हमेशा माइनस में होती है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है हमेशा माइनस में होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में हमेशा होती है। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है हमेशा प्लस में होती है। आवर्धन क्षमता को सूचित किया जाता है। आवर्धन क्षमता को सूचित किया जाता है। आवर्धन क्षमता उसे कहते हैं, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो अगला वीडियो में हम लोग आवर्धन क्षमता, लेंस और दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आवर्धन क्षमता को सूचित किया जाता है तो आवर्धन क्षमता को एम से सूचित किया जाता है। लेंस क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है। डाईऑप्टर, इसे बड़ा डी से सूचित किया जाता है, यानी लेंस क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है। दर्पण सूत्र को लिखिए। दोस्तों, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र दोनों के बारे में हम अभी बताने जा रहे हैं। यानी दर्पण सूत्र जो होता है, एक दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी हुआ दर्पण सूत्र हुआ। याद रखना है, दर्पण सूत्र जो प्लस में होता है और लेंस सूत्र माइनस में। 1/f किसे कहते हैं? फोकस दूरी। 1/f यानी हो गया, f मतलब फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, u जो होती है वस्तु की दूरी और v जो है प्रतिबिंब की दूरी होता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। लेंस सूत्र माइनस में होता है, यानी 1/v बराबर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यानी लेंस सूत्र माइनस में, दर्पण सूत्र प्लस में। अब हम लोग समझते हैं f को क्या कहते हैं। f को कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी। u को कहते हैं वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी। और v को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। F को कहते हैं फोकस दूरी, U को कहते हैं वस्तु की दूरी और V को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। मैं आशा करता हूं कि यह जितना भी प्रश्न हमने बताया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग लेंस, दर्पण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले वीडियो की ओर हम चलते हैं।